दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं या कार की रफ्तार बजाते हैं तो पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आपकी राइड को स्मार्ट, सेफ और स्मूथ बनाती हैं। आज भारत की सड़कों पर गाड़ियां सिर्फ चल नहीं रही हैं बल्कि इलेक्ट्रिक और डिजिटल क्रांति की गवाह बन रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस क्रांति का सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? क्या वो टाटा या मारुति जैसी कंपनियां हैं या वो हिडन जेम्स जो इन दिग्गजों को कल पुर्जे सप्लाई करती हैं? आज निवेश इन हिंदी के इस स्पेशल वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे ऑटो एंसिलरी सेक्टर के 3 ऐसे स्टॉक्स से जिन्होंने मार्केट में अपनी मोनोपोली बना रखी है। इनमें से एक डिजिटल डैशबोर्ड का राजा है, दूसरा इंजन को ठंडा रखने का एक्सपर्ट और तीसरा हर तीसरी बाइक की हेडलाइट को रोशन कर रहा है। अगर आप अगले 5 सालों के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार करना चाहते हैं तो इन 3 खिलाड़ियों का डीप एनालिसिस मिस मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश और मजबूत भविष्य। स्टॉक नंबर 1, ट्राइकल लिमिटेड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पसंदीदा बाइक या कार का वो चमकता हुआ डिजिटल डैशबोर्ड कौन बनाता है? आज हम बात कर रहे हैं ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के एक बड़े खिलाड़ी ट्राइकल लिमिटेड की। 1974 में कोयम्बटूर से शुरू हुई यह कंपनी आज न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपना लोहा मनवा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिकोल के बिजनेस, उनकी नई पार्टनरशिप्स और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी मार्केट पोजीशन की। प्रिकोल वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर निर्माता कंपनी है। भारत के घरेलू बाजार में इनका 55% से 60% हिस्सा है और अगर हम 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो वहां इनका दबदबा 65% तक है। इनके प्रोडक्ट्स को 2 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, ड्राइवर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सॉल्यूशंस जैसे सेंसर, कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशंस और BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स। सेकंड, एक्चुएशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। इसमें फ्यूल पंप, डिस्क ब्रेक्स और ऑयल पंप जैसे मैकेनिकल पार्ट्स शामिल हैं। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू कुछ इस तरह से है। डैशबोर्ड इंस्ट्रूमेंट से 70%, पंप्स और मैकेनिकल प्रोडक्ट से 17% और स्विचेस और सेंसर से 6 से 7%। प्रिकोल के पास 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट वेरिएंट्स हैं। इनके रेवेन्यू का 89% हिस्सा घरेलू OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आता है। इसके ग्राहक कौन है? लिस्ट बहुत लंबी और दमदार है। होंडा, TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े नाम इनके क्लाइंट्स हैं। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ये 16 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में इनके एक्सपोर्ट रेवेन्यू में गिरावट आई है क्योंकि कंपनी ने अपनी घाटे वाली विदेशी सब्सिडियरीज को बेच दिया है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक समझदारी भरा कदम है। एक्सपेंशन एंड न्यू लॉन्चेस। कंपनी रुकने वालों में से नहीं है। Q2 FY26 में इन्होंने टाटा मोटर्स कोरल EV, बजाज पल्सर और TVS एनाटॉर्क के लिए नए LCD और हाइब्रिड डिस्प्ले लॉन्च किए हैं। इतना ही नहीं, प्रिकोल ने एक्सपेंशन के लिए भारी निवेश किया है। FY23 से FY25 के बीच 600 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान किया गया। जनवरी 2025 में इन्होंने सुंदरम ऑटो कंपोनेंट्स के इंजेक्शन मोल्डिंग बिजनेस को 215 करोड़ रुपए में खरीदा। इनका लक्ष्य सुंदरम ऑटो के रेवेन्यू को अगले 3 साल में दोगुना करके 1600 से 1700 करोड़ तक ले जाना है। पार्टनरशिप्स एंड R&D। टेक्नोलॉजी के मामले में प्रिकोल बहुत आगे है। जुलाई 2025 में इन्होंने इटली की कंपनी डोमिनो SRL के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिससे ये अब एडवांस्ड कंट्रोल कंपोनेंट्स और थ्रॉटल्स बनाएंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट पर कंपनी अपनी कमाई का लगभग 4.5% खर्च करती है। इनके पास 2 R&D सेंटर्स हैं और अब तक इनके नाम 17 पेटेंट्स ग्रांट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के पास ऐसा क्या खास है जो कंपटीशन को दूर रखता है, यानी इसका बिजनेस मोड। फर्स्ट, मार्केट लीडरशिप। ट्राइकल भारतीय इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मार्केट का यूनिक राजा है। इनका कुल मार्केट शेयर 55 से 60% है। अगर सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो वहाँ इनका 65% डोमिनेंस है। मतलब नए कॉम्पिटिशन के लिए एंट्री आसान नहीं है। दूसरा, स्टिकी कस्टमर्स यानी OEM लॉक इन। ऑटो कंपनियां एक बार किसी सप्लायर को चुन लेती हैं तो वे जल्दी बदलती नहीं है क्योंकि नए सप्लायर को टेस्ट करने और वैलिडेट करने में समय और पैसा लगता है। इससे प्रिकोल का रेवेन्यू स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रहता है। तीसरा, ग्लोबल प्रेजेंस एंड डिवर्सिफिकेशन। ये सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं है। 45 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट और एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस इन्हें किसी एक मार्केट की मंदी से बचाता है। चौथा, प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। आजकल गाड़ियों में पुराने सुई वाले मीटर की जगह डिजिटल डिस्प्लेज, टच स्क्रीन और स्मार्ट क्लस्टर्स आ रहे हैं। ये महंगे होते हैं जिससे प्रिकोल की रियलाइजेशन और मार्जिन्स दोनों बेहतर हो रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ। चलिए अब देखते हैं कि क्या कंपनी पैसा भी बना रही है। FY21 में इनका रेवेन्यू लगभग 1413 करोड़ था। FY25 तक ये बढ़कर लगभग 2692 करोड़ हो गया है, यानी 5 साल में लगभग दोगुना ग्रोथ। और अगर TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखें तो रेवेन्यू 3700 प्लस करोड़ तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो यहाँ एक ट्विस्ट है। FY20 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन FY25 में इन्होंने 167 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। ये एक क्लासिक टर्न अराउंड कहानी है। कंपनी घाटे से निकलकर लगातार प्रॉफिट बढ़ा रही है। मार्जिन्स एंड रेशियोज। हाउ एफिशिएंट इज द बिजनेस? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
लगभग 22 से 23% है, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17 से 18% है। यह नंबर भी हेल्दी है। नेट मार्जिन 6 से 7%। बिजनेस एफिशिएंट है, लेकिन मार्जिन लगभग 6 से 7 जो अभी भी थोड़े मॉडरेट है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालिया तिमाहियों में इनका क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 50% YOY और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 40% YOY तक रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ग्रोथ ट्रिगर्स, भविष्य की ग्रोथ कहां से आएगी? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये ग्रोथ बरकरार रहेगी? इसके ट्रिगर्स क्या हैं? लिए इसे भी समझ लेते हैं। फर्स्ट, ईवी बूम यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रेडिशनल गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट डिस्प्ले लगते हैं। प्रीकॉल के लिए ये सोने पे सुहागा है। सेकंड, केपेक्स एक्सपेंशन यानी भविष्य की तैयारी। अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी अगले 2 साल में 500 से 600 करोड़ का भारी केपेक्स कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट को फ्यूचर डिमांड पर पूरा भरोसा है। थर्ड, न्यू क्लाइंट्स एंड ऑर्डर्स। इन्होंने हाल ही में एथर एनर्जी, ऑटोलिव जैसे नए जमाने के क्लाइंट्स जोड़े हैं और मौजूदा OEM के साथ भी इनका बिजनेस बढ़ रहा है। फोर्थ, इंडस्ट्री ग्रोथ। भारतीय ऑटो एंसिलरी सेक्टर खुद 15 से 16% की दर से बढ़ रहा है और प्रीकॉल अपनी मार्केट लीडरशिप के कारण इंडस्ट्री से भी तेज ग्रो कर रही है। रिस्क, खतरे को भी समझें। निवेश इन हिंदी पर हम हमेशा सिक्के के दोनों पहलू दिखाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के बिना नहीं होता। चलिए समझ लेते हैं कि प्रीकॉल के साथ क्या रिस्क है। पहला, ऑटो इंडस्ट्री डिपेंडेंसी यानी साइक्लिकल बिजनेस। आखिरकार ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। अगर ब्याज दरें बढ़ने या किसी और वजह से देश में गाड़ियों की बिक्री गिरती है तो प्रीकॉल का बिजनेस सीधे इम्पैक्ट होगा। दूसरा, लो मार्जिन। जैसा हमने देखा, नेट मार्जिन सिर्फ 5 से 6% है। इसका मतलब है कि अगर इनपुट कॉस्ट यानी कच्चा माल थोड़ी भी बढ़ती है तो इनके प्रॉफिट पर बड़ा असर पड़ सकता है। तीसरा, कंपटीशन। हालांकि ये लीडर हैं, लेकिन मिंडा इंडस्ट्रीज, उनो मिंडा, बॉश जैसे बड़े और गहरे पॉकेट वाले कॉम्पिटिटर्स इस स्पेस में मौजूद हैं। चौथा, क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। इनका काफी रेवेन्यू कुछ बड़े OEMs पर निर्भर करता है। अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा क्लाइंट हाथ से निकलता है तो रेवेन्यू में बड़ी गिरावट आ सकती है। अब आते हैं अंतिम सवाल पर, क्या इस भाव पर खरीदना सही है? फिलहाल स्टॉक का PE रेशियो लगभग 30+ के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिस्टोरिकल एवरेज और सेक्टर के मुकाबले यह दिखाता है कि स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव जोन में है, लेकिन चूंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अच्छे मैनेजमेंट और मजबूत बैलेंस शीट का नतीजा यह है कि इंडिया रेटिंग्स ने इनकी रेटिंग को अपग्रेड करके AA- स्टेबल कर दिया है। यह दिखाता है कि कंपनी का कर्ज कम है और भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, खासकर EV सेगमेंट में। तो दोस्तों, प्रीकॉल लिमिटेड सिर्फ 1 मीटर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक कंप्लीट टेक ऑटो जायंट बनने की राह पर है। अगर आप ऑटो सेक्टर के ग्रोथ पर भरोसा करते हैं तो यही स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। स्टॉक नंबर 2, बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, जब भी आप कार या ट्रक चलाते देखते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसके इंजन को ठंडा कौन रखता है? अगर इंजन जरूरत से अधिक गर्म हो जाए तो गाड़ी बीच सड़क पर दम तोड़ देगी। इस क्रिटिकल समस्या का समाधान देती है एक छुपी हुई कंपनी जिसका नाम है बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी इतनी शांति से काम करती है कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन आपके वाहन की परफॉर्मेंस इसी पर टिकी है। दुनिया के सबसे बड़े ऑटो ब्रांड्स इसके क्लाइंट्स हैं। तो सवाल ये है, क्या यह स्टॉक भविष्य का मल्टी बैगर बन सकता है? निवेश इन हिंदी पर हम करेंगे इसका पूरा डीप एनालिसिस। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या करती है। 1961 में शुरू हुई बैंको प्रोडक्ट्स एक इंजन कूलिंग सॉल्यूशंस एक्सपर्ट है। आसान भाषा में कहें तो ये वो पुर्जे बनाता है जो इंजन को बुखार यानी ओवरहीटिंग से बचाते हैं। इनके 3 मुख्य प्रोडक्ट्स हैं। पहला, रेडिएटर्स एंड ऑयल कूलर्स। दूसरा, फ्यूल कूलर्स एंड AC कंडेंसर्स। तीसरा, गैस्केट्स जो लीकेज रोकने के काम आता है। आइए समझते हैं कि क्यों जरूरी है ये बिजनेस। याद रखिए, कूलिंग सिस्टम सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। अगर EV की बैटरी सही से ठंडी न हो तो परफॉर्मेंस गिर जाती है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। यानी यह बिजनेस फ्यूचर प्रूफ है। अब जान लेते हैं कि कमाई कहां से आती है। बैंको 3 रास्तों से पैसा कमाती है। फर्स्ट, OEM बिजनेस। सीधे टाटा, महिंद्रा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों को सप्लाई करके अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। सेकंड, आफ्टर मार्केट स्पेयर पार्ट्स मार्केट में इनकी जबरदस्त पकड़ है और पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैला है। थर्ड, एक्सपोर्ट्स। यह कंपनी 80+ देशों में माल भेजती है। इनकी यूरोपियन सब्सिडियरी NRF के वहां 19 वेयर हाउस हैं। इनका क्लाइंट्स कौन है? इनके पास JCB, जॉन डियर और आयकर जैसे दिग्गजों का भरोसा है। सबसे अच्छी बात, इनके टॉप 5 क्लाइंट्स का रेवेन्यू में हिस्सा 35% से भी कम है। मतलब किसी एक क्लाइंट पर निर्भरता नहीं है, जो रिस्क कम करता है। इस कंपनी के पास भविष्य की तैयारी क्या है? क्या बैंको भविष्य के लिए तैयार है? बिल्कुल। इन्होंने एक नई सब्सिडियरी बनाई है, बैंको न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम्स। इसका पूरा फोकस EV कूलिंग और वैकल्पिक ऊर्जा
यानी ऑल्टरनेटिव एनर्जी सिस्टम्स पर है। साथ ही इन्होंने लोकोमोटिव यानी ट्रेन इंजन के लिए हीट एक्सचेंजर्स बनाना भी शुरू कर दिया है। इनका वडोदरा में खुद का R&D सेंटर है जहां लगातार इनोवेशन हो रहा है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो बैंको एक स्टेबल कैश जनरेटिंग बिजनेस है। इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, मार्जिन स्टेबल है, कंपनी का कर्ज कंट्रोल में है, इसका ROCE लगभग 32% के करीब है और पिछले एक साल में इसने करीब 57% का रिटर्न दिया है। तो क्या यह स्टॉक अभी भी खरीदने लायक है या ये सिर्फ एक रैली थी? तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर यानी नंबर्स पर, क्योंकि नंबर्स ही असली कहानी बताता है। रेवेन्यू ग्रोथ। FY21 में कंपनी का रेवेन्यू 1433 करोड़ था, जो FY25 तक बढ़कर 3213 करोड़ रुपए हो गया है, यानी करीब 18% से अधिक CAGR की शानदार ग्रोथ। यूं कहे कि कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हो गया है। प्रॉफिट ग्रोथ। असली जादू यहाँ है। मुनाफा 114 करोड़ से बढ़कर 392 करोड़ पर पहुंच चुका है। प्रॉफिट में लगभग 37% से भी अधिक CAGR की भारी बढ़त देखी गई है। मार्जिन्स एंड एफिशिएंसी। इनका नेट मार्जिन 12 से 13% के बीच रहता है, लेकिन सबसे इंप्रेसिव है इनका ROCE लगभग 32%। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कैपिटल का बहुत ही एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रही है। रीसेंट परफॉर्मेंस। अगर लेटेस्ट Q3 FY26 की बात करें तो रेवेन्यू 789 करोड़ और नेट प्रॉफिट 86 करोड़ रहा है। सालाना ग्रोथ तो मजबूत है, लेकिन तिमाही आधार पर थोड़ा दबाव दिख रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स एंड मोट। आखिर बैंकों के पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं, यानी इनका मोट। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म OEM रिलेशनशिप्स। एक बार जब आप किसी ऑटो कंपनी के सप्लायर बन जाते हैं तो आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड, हाई एंट्री बैरियर्स। ऑटो कंपोनेंट के अप्रूवल मिलने में सालों लग जाते हैं। थर्ड, EV ट्रांजिशन। कई लोग सोचते हैं कि EV आने से इनका क्या होगा, लेकिन याद रखिए EV की बैटरी और मोटर्स को भी कूलिंग की जरूरत होती है। साथ ही भारत में पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड और इनका मजबूत आफ्टर मार्केट रिप्लेसमेंट बिजनेस भविष्य में ग्रोथ को बरकरार रखेगा। यह कोई रातों रात पैसा डबल करने वाली कंपनी नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप बिजनेस है। रिस्क। निवेश से पहले रिस्क जानना बहुत जरूरी है, जो इस कंपनी के लिए कुछ इस तरह है। पहला, ऑटो सिक्लिकलिटी। अगर ऑटो सेक्टर में मंदी आई तो डिमांड गिरेगी। दूसरा, रॉ मटेरियल प्राइसेस। एल्यूमिनियम और तांबे जैसे मेटल्स के दाम बढ़े तो मार्जिन पर दबाव आएगा। तीसरा, रीसेंट रिस्क। हाल ही में इनके फ्रांस वेयर हाउस में आग लगने की घटना हुई थी। हालांकि ऑपरेशंस को डाइवर्ट कर दिया गया है और फाइनेंशियल इंपैक्ट कम रहने की उम्मीद है, लेकिन ऐसी घटनाएं ट्रैक करनी चाहिए। तो दोस्तों, बैंकों के पास मजबूत OEM रिश्ते, ग्लोबल नेटवर्क और EV रेडी प्रोडक्ट्स का मोट है। स्टॉक अक्सर लो प्रोफाइल रहता है, इसलिए वैल्यूएशन आमतौर पर रीजनेबल यानी सस्ता मिल जाता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम रिस्क वाला, स्थिर और ग्लोबल एक्सपोजर वाला स्टॉक चाहते हैं। यह शायद क्विक मल्टीबैगर ना हो, लेकिन एक शानदार स्टडी कंपाउंडर साबित हो सकता है। स्टॉक नंबर 3, फायम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, अगर आप रोज बाइक या स्कूटर चलाते हैं तो एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बाइक की हेडलाइट कौन बनाता है? शायद आपको कंपनी का नाम पता भी ना हो, लेकिन भारत की हर तीसरी बाइक में एक ही कंपनी की लाइट लगी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हिडन ऑटो एंसिलरी कंपनी की जिसके बिना भारत का 2 व्हीलर सेक्टर अधूरा है। नाम है फायम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे हम जानेंगे क्या इस कंपनी की वाकई मोनोपोली है, इनका 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक क्या इशारा कर रहा है, और क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को रोशन कर सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। फायम इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1989 में हुई थी। आज यह भारत की लीडिंग ऑटोमोटिव लाइटिंग कंपनी बन चुकी है। इनका कोर बिजनेस कुछ ये है। पहला, ऑटोमोटिव लाइटिंग, हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स। दूसरा, सिग्नलिंग इक्विपमेंट, इंडिकेटर्स वगैरह। थर्ड, रियर व्यू मिरर्स, जो आप हर बाइक पर देखते हैं। दोस्तों, कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है इनका मार्केट शेयर। 2 व्हीलर हेडलैम्प सेगमेंट में इनके पास 30% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, यानी हर 3 में से एक बाइक में फायम की लाइट लगी है। इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए। होंडा, TVS, यामाहा, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े खिलाड़ी हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ये हार्ली डेविडसन और कुबोटा जैसी ग्लोबल कंपनियों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम रेवेन्यू मिक्स को समझें तो यहाँ कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं। इनका 97.7% रेवेन्यू सिर्फ 2 व्हीलर सेगमेंट से आता है। 4 व्हीलर का हिस्सा सिर्फ 2.3% है। अब ट्रेंड बदल रहा है। इनका लगभग 42% रेवेन्यू LED लाइटिंग से आ रहा है, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है, और 92% रेवेन्यू घरेलू OEM से आता है। कंपनी 2 व्हीलर मार्केट की दिग्गज है, लेकिन यहाँ एक हैवी डिपेंडेंसी भी है जिसे हमें ध्यान में रखना हो। फायम के पास भारत में 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो रणनीतिक रूप से हरियाणा, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में हैं, यानी बिल्कुल अपने क्लाइंट्स के पास ही मौजूद है। इससे डिलीवरी तेज होती है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम रहती है। इनके पास सोनीपत में खुद का R&D सेंटर है और इटली के तुरिन व जापान में डिजाइन सेंटर्स हैं। हाल ही में इन्होंने जापान में एक नया R&D सेंटर खोला है। मतलब कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, बल्कि ग्लोबल लेवल पर डिजाइन और इनोवेशन भी कर रही है। कंपनी का भविष्य कैसा दिख रहा है? कंपनी के पास
1200 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है, जिसमें 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यह अगले 1 से 2 साल के रेवेन्यू की पूरी विजिबिलिटी देता है। साथ ही कंपनी आक्रामक तरीके से एक्सपेंशन कर रही है। FY25 और FY26 को मिलाकर कंपनी 250 से 280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कैपेक्स प्लान कर रही है। जब कोई कंपनी इतना बड़ा निवेश करती है तो इसका मतलब है कि उन्हें आने वाली डिमांड पर पूरा भरोसा है। आखिर FIAM इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, टू व्हीलर बूम। भारत में मिडिल क्लास बढ़ रहा है और टू व्हीलर की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। सेकंड, द LED शिफ्ट। पुराने बल्बों की जगह अब हर बाइक में LED आ रही है। यह एक हाई मार्जिन बिजनेस है जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। थर्ड, EV अपॉर्चुनिटी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लाइटिंग बहुत एडवांस होती है और FIAM इस रेस में सबसे आगे खड़ी है। दोस्तों, कहानी अच्छी हो सकती है लेकिन पैसा हमेशा नंबर्स बनाते हैं। आइए FIAM के लेटेस्ट आंकड़ों पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ। FY 2025 में इनका रेवेन्यू 2423 करोड़ रहा, जिसमें लगभग 19% की सालाना बढ़ देखी गई। प्रॉफिट ग्रोथ। मुनाफा और भी तेजी से बढ़ा है। FY 2025 का नेट प्रॉफिट 205 करोड़ रुपए रहा, जो लगभग 23% YOY ग्रोथ दिखाता है। लेटेस्ट तिमाही Q3 FY 26 की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 16 से 17% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 33 से 34% तक की शानदार उछाल देखी गई है। इनका नेट मार्जिन लगभग 9% के आसपास है, जो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए बहुत हेल्दी है। अब देखते हैं कंपनी कितनी मजबूत है। ROE लगभग 20 से 21%, ROC लगभग 27 से 28%, यानी कंपनी अपने पैसे पर जबरदस्त रिटर्न बना रही है। डेट। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त है। इसका मोट यानी ताकत क्या है? ऑटो इंडस्ट्री में एक बार जब आप सप्लायर बन जाते हैं और आपके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। यही FIAM की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार है। रिस्क। दोस्तों, निवेश से पहले कड़वा सच जानना भी जरूरी है। जो इस कंपनी में नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। पहला, हाई डिपेंडेंसी। 97% रेवेन्यू सिर्फ एक ही सेगमेंट यानी टू व्हीलर से है। सेकंड, ऑटो साइकिल। अगर बाइक की सेल गिरी तो FIAM पर सीधा असर पड़ेगा। थर्ड, क्लाइंट कंसंट्रेशन। कुछ बड़े OEMs पर निर्भरता ज्यादा है। दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि FIAM इंडस्ट्रीज एक मार्केट लीडर है जिसके पास मजबूत क्लाइंट बेस और शानदार ऑर्डर बुक है। इनका ROCE 20% से ऊपर रहता है और मार्जिन स्टेबल है। अगर आप टू व्हीलर सेक्टर की ग्रोथ और LED एडॉप्शन पर दाम लगाना चाहते हैं तो यह एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 3 दिग्गज ट्राइकॉल, बैंको प्रोडक्ट्स और FIAM इंडस्ट्रीज। देखा जाए तो ये सिर्फ कंपनियां नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। जहां प्रिकोल प्रीमियम डिजिटल क्लस्टर्स के जरिए भविष्य की तैयारी कर रहा है, वहीं बैंको प्रोडक्ट्स का कूलिंग सिस्टम EV की दुनिया में अपनी जगह पक्की कर चुका है और FIAM इंडस्ट्रीज LED लाइटिंग के जरिए रातों रात अपनी चमक बिखेर रही है। याद रखिए, निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म विजन और रिस्क को समझकर करना चाहिए। क्या ये स्टॉक्स आपकी वॉचलिस्ट में हैं या आप किसी और ऑटो कंपोनेंट कंपनी पर दांव लगा रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रॉफिटेबल आइडियाज के लिए निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।